ओके, तो अब हम इधर से ये रीस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे पर्नीशियस एनीमिया की। तो इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज हमारे पास ऑटोइम्यून डिजीज होती है पर्नीशियस एनीमिया। इसमें हमारे पास क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर की एंटीबॉडीज हमारे पास मिलती है, ठीक हो गया। उसके बाद है 29, अ थैलेसीमिक चाइल्ड टुक अपॉइंटमेंट फ्रॉम द डेंटिस्ट टूथ एक्सट्रैक्शन बट 2 days बिफोर ही डेवलप डीप जॉन्डिस यूरिन, HB 9.4 पे पहुंच 4.9 पे पहुंच गई है, और MCV 56 है, और हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हिमोलिटिक क्राइसिस। तो मैंने बोला था जब भी हिमोलिसिस होगी तो एक तो हेमोलिसिस में हम पेटोस्प्लीनोमेगाली, आपको स्प्लीनोमेगाली मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा इसमें क्या हुआ है, ये 4.9 पे पहुंच गई है उसकी एचबी, ठीक है। तो इतनी ज्यादा एचबी कम होने की मतलब ये है कि इतनी ज्यादा एचबी कम हुई है किसकी वजह से, हिमोलिटिक क्राइसिस की वजह से, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब यहाँ पे दो चार चीजें याद कर लें कि मोस्ट कॉमन अगर इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर आएगा तो आपने फैक्टर 5 लिडन म्यूटेशन को करना है, म्यूटेशन, ठीक है। फैक्टर 5 लिडन म्यूटेशन, नॉट फैक्टर 5 लिडन डेफिशिएंसी, वो बहुत डिफरेंट चीज है देन फैक्टर 5 लिडन म्यूटेशन, ठीक है। तो याद रखना है कि जब भी जो मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर आएगा दैट इज फैक्टर 5 लिडन म्यूटेशन। और अगर मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर या थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर इस तरह आएगा तो दैट इज द एंटीफॉस्फोलिपिड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर, वो आएगा एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, ठीक है। जिसके अंदर वो रिकरेंट उसके मिसकैरेजेस भी होते हैं, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, ये आगे हम फर्दर डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, ठीक है, जिसके अंदर एक्वायर्ड जो है वो मोस्ट कॉमन थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर है, और मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड जो थ्रोम्बोटिक या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है दैट इज द फैक्टर 5 लेडन, जो थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर है दैट इज द फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन। और फिर इसमें पूछा मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो वो है वॉन विलिब्रेंड। तो तीन चीजें होगी, हाँ। हाँ, ब्लीडिंग में डेफिशिएंसी है। तो तीन चीजें यहाँ पे होगी, अभी हम एक दफा इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज वॉन विलिब्रेंड डिजीज। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर इज फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन। मोस्ट कॉमन इन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर इज एंटीफॉस्फोलिपिड, ठीक है। तीनों समझ आ गए कि इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज वॉन विलिब्रेंड, इनहेरिटेड thrombotic disorder is factor 5 laden mutation, and acquired thrombotic disorder is acquired, what is acquired, तो ये acquired में क्या है, APL, हाँ जी, एंटी फॉस्फोलिपिड। एंटी। एंटीफॉस्फोलिपिड। अच्छा, अब बाज दफा ना एमसीक्यूज इस तरह आता है कि लिखा होता है कि मोस्ट कॉमन जो है वो इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर पूछा होता है, ठीक है। तो फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन की जगह फैक्टर 5 लेडन डेफिशिएंसी लिख देती है, ठीक है। तो आपने उस सिचुएशन में क्या चूज करना है, तो उस सिचुएशन में फैक्टर 12 की ऑप्शन लिखी होगी, उसको चूज करना है। तो याद रखना है कि जब भी फैक्टर 12 होता है, बहुत सारे जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, जब उनकी हमारे पास डेफिशिएंसी होती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये याद रखना है कि फैक्टर्स जितने भी हैं उनकी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो फैक्टर 12 है उसकी डेफिशिएंसी से थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये एक फर्क याद रखना है कि फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी से थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो जाती है जी, ना कि ब्लीडिंग होती है। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग होती है। तो जब पूछे मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर जिसमें फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन इज ऑलवेज प्रेफर ओवर द फैक्टर 12। अगर फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन की बजाय फैक्टर 5 लेडन डेफिशिएंसी लिखा हो तो आपने फैक्टर 12 की तरफ जाना है, क्योंकि फैक्टर 5 लेडन की डेफिशिएंसी ब्लीडिंग करती है, थ्रोम्बोसिस नहीं करती, ठीक है। समझ आ गई इस पॉइंट की। यस मैम। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 31, ट्रीटमेंट ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, रिपीट अच्छा कर दूं। अच्छा बच्चे, याद रखना है कि जब भी मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर का पूछेगा तो हमारे पास फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन आएगी। लेकिन अगर
फैक्टर 5 लिटन म्यूटेशन की ऑप्शन ना हो, फैक्टर 5 लिटन डेफिशिएंसी लिखा हो और फैक्टर 12 गिवन हो, तो फिर हम फैक्टर 12 को चूज करेंगे। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि फैक्टर 12 एक वाहिद फैक्टर है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से थ्रोम्बोसिस होती है, ब्लीडिंग नहीं होती। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो जब बोले मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर, दैट इज द फैक्टर 5 लिटन म्यूटेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन फैक्टर 12, ठीक है। अच्छा, 31 समझ आ गई है इसकी? डबल ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में बी पॉजिटिव को एक्सचेंज करना। तो याद रखना, जब भी कोई भी लिखा होगा, बी पॉजिटिव लिखा हो, ए पॉजिटिव लिखा हो, तो उसमें एक्सचेंज उसके ही नेगेटिव से करना है, ठीक है। तो बी नेगेटिव से एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। 32, लेडी विद द हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, HbA जो है वो 96% है, A2 4% है। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? इज द थैलेसीमिया ट्रेट। तो मैंने क्या बताया था कि HbA नॉर्मल एडल्ट्स में होती है, A2 हमारे पास स्ट्रेट फॉर्म में आती है, और जी फैक्टर 5 लेडन की म्यूटेशन और फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी थ्रोम्बोटिक इन नेचर है, ठीक है। म्यूटेशन और डेफिशिएंसी, ये याद रखना है। बाकी फैक्टर 5 लेडन की डेफिशिएंसी जो है वो ब्लीडिंग होती है, उसकी थ्रोम्बोटिक नहीं होती, ठीक है। अच्छा, 32 में हम पढ़े थे कि हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक अनीमिया है और HbA 96% है, और A2, तो A2 मैंने आपको बताया था कि A2 हमारे पास थैलेसीमिया की ट्रेड्स में आएगी। थैलेसीमिया मेजर में हमारे पास कौन सी आएगी? हीमोग्लोबिन F ज्यादा आएगी, और नॉर्मली हीमोग्लोबिन ए आएगी। तो ट्रेड में जब हीमोग्लोबिन A2 से 4% है तो ये सिर्फ ट्रेड में आएगी, ठीक है, और माइनस में नहीं आएगी, ठीक है। और उसमें ट्रेट में से 4% A2 आएगी, और ए जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मली पाई जाएगी ट्रेट में, जिसमें बाज दफा थैलेसीमिया इंटरमीडिया भी आ जाता है और ट्रेट के अंदर के सिम्टम्स नहीं शो होते, ठीक है। तो याद रखना, जब भी ट्रेट की बात करेगा तो उसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन अडल्ट 96% होगी, और A2 जो है वो सिर्फ 4% होगी, ठीक है। और इसी तरह बाकी में 33, द मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स अकर इन व्हाट? थाइमस। एंड बी सेल्स की मैच्योरेशन किधर होती है? ये तो आप लोगों को पता होगा, ये मुझे कोई बताएगा बी सेल्स की किधर होती है? बोन मैरो। एग्जैक्टली, बोन में। बोन मैरो। आप प्रेग्नेंट लेडीज 30 वीक्स टेकिंग ओनली आयरन सप्लीमेंट्स, तो सिर्फ जब आयरन सप्लीमेंट्स ले रही होगी, तो अगर कैल्शियम ऑप्शन में होगा तो हम उसको प्रेफर करेंगे। जब भी सिर्फ आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर हम फोलिक एसिड को लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने आयरन और फोलिक एसिड दोनों देने होते हैं, राइट। अच्छा, 35, यंगल ओरल ब्लीडिंग जिंजाइवल स्वेलिंग पेटिकिया लोअर लिप पेरेस्थीसिया CPC एंड बोन मैरो एडवाइस। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली? तो ल्यूकीमियाज में याद रखना है कि हम हमेशा बोन मैरो एडवाइस करते हैं, ताकि वी वांट टू सी के माइलॉइड लीनेज है या लिम्फोइड लीनेज है, और क्या इश्यूज हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो उसमें बोन मैरो में नजर आ जाता है कि हाइपोसेलुलर हाइपरसेलुलर ये सब कुछ देखना होता है, तो फिर वो उससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी इस तरह के सिम्टम्स हो, मल्टीपल सिम्टम, ब्लीडिंग भी है, स्वेलिंग भी है, पेटिकियाज भी है, इन्फेक्शन भी हो रहा है, ठीक है, नमनेस सी भी हो रही है, तो उसमें हमने लुकीमियाज की तरफ जाना है और बोन मैरोज की तरफ। ALL मार्कर इज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये नया मार्कर है ALL का, CD10। 37, आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी विच टाइप ऑफ एनीमिया? तो जब गैस्ट्रेक्टमी के बाद, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीट है। 38, ये भी रिपीट है MCQ, जिसमें ब्लीडिंग का पूछा और पार्शियल गेस्ट्रेक्टमी का पूछा। तो पार्शियल गेस्ट्रेक्टमी में भी डिस्कस कर चुके हैं, आयरन डेफिशिएंसी नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, काइंडली म्यूट कर दें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39, हाउ आर ABG सैंपल? तो ABG का आपको पता है कि आप जब भी ABG को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो होल आर्टेरियल ब्लड हेपरिन सिरिंज में डाल के दे रहे होते हैं, ठीक है। हेपरिन डालते हैं एंटीकोगुलेंट, ताकि वो क्लॉट ना करे, राइट। ये तो आप लोग सबने प्रैक्टिस की होगी। क्वेश्चन नंबर 40, फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद फीवर एंड एक्सेस menstrual blood loss. Her lab shows HB much less than her age and sex range, but ferritin is normal. What is the conclusion? तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में याद रखना है कि जो फेरेटिन होती है वो नॉर्मल आ रही होती है, ठीक है। आयरन इसमें ज्यादा आ रही होती है, फेरेटिन इसमें नॉर्मल आ रही होती है, और TIBC भी नॉर्मल या ज्यादा आ रही होती है, ठीक है। तो इसमें ये चीजें याद रखनी है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या हो रहा होता है? तो बताएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या हो रहा होता है? लो MCV एंड लो फेरेटिन। क्या बढ़ता है?
फेरिटिन लो डिक्रीज होता है। फेरेटिन। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में लो फेरेटिन हमेशा माइक्रोसिटिक प्रोसिटिक एनीमिया। हाँ, माइक्रोसिटिक एनीमिया ना, तो उसमें लो फेरेटिन होता है, ठीक है, आयरन कम होता है और टीआईबीसी काउंट ज्यादा होता है, ठीक है। और जो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया उसमें फेरेटिन नॉर्मल रहता है, ठीक है। और इसके अलावा उसके अंदर आयरन जो है वो ज्यादा होता है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में, तो ये याद रखना है। इसको उसका डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद क्या है, 41 हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद विच, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 42 वीनस ब्लड इज हायर टू आर्टीरियल ब्लड, तो वीनस ब्लड में आपने याद रखना है कि पैक सेल वॉल्यूम्स आर ऑलवेज हायर देन द हेमाटोक्रिट या बाइकार्ब, ठीक है। तो हेमाटोक्रिट भी जो है वो वीनस ब्लड में ज्यादा होता है, ठीक है, और उसके अंदर पैक सेल वॉल्यूम्स भी ज्यादा होते हैं, और बाइकार्ब भी। और जो वीनस ब्लड में होता है उसमें क्लोराइड आयंस भी होते हैं, तो बस याद आपने यही करना है कि हेमाटोक्रिट्स are higher in the venous blood than the arterial blood, जिससे पैक सेल वॉल्यूम भी कह रहे हैं। फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोथ्रोम्बिन टाइम के साथ इसने यहाँ पे भी लिखा है 1 2 5 7 10, मैं बता चुकी हूँ एक्सट्रिंसिक का, शुरू में ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 44 फीमेल प्रेजेंटेड विद पेलर फटीग एंड स्वेयर लॉस ऑफ वाइब्रेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज व्हाट, B12। तो याद रखना है कि जब भी हमारे पास B12 के लेवल्स हमने मगैलोब्लास्टिक एनीमिया में देखने हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखनी है तो हमने सीरम में देखने हैं, ठीक है। और जब हमने फोलिक एसिड के लेवल देखने हैं तो किसमें देखने हैं, आरबीसी फोलेट लेवल्स में, ठीक है। तो दोनों चीजें याद रखनी है। फिर उसके बाद आपकी जो न्यूरोपैथी है, वाइब्रेशंस हैं, पैरास्थेजिया है, टिंगलिंग वाइब्रेशंस हैं, टिंगलिंग सेंसेशंस हैं, ये किस में आएंगी, हमारे पास B12 डेफिशिएंसी में। तो इसीलिए जब भी आपने करेक्ट करना हो मगैलोब्लास्टिक एनीमिया में तो B12 से पहले फोलिक एसिड को करेक्ट इसीलिए नहीं कहते क्योंकि न्यूरोपैथी जो B12 की वजह से होती है वो एग्जेजरेट कर जाती है, इसलिए हमेशा याद रखते हैं कि जब भी हमने मगैलोब्लास्टिक एनीमिया में ट्रीटमेंट करना है तो हम B12, अगर B12 डेफिशिएंसी है तो उसको ही हम ट्रीट करेंगे रादर देन गिविंग फोलिक एसिड बिफोर, ठीक है। 45 हीमोग्लूटिनिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज व्हाट, कम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती है ग्लूटिनिन, ठीक है। उसके बाद 46 12 years old child with a bruises and occasional epistaxis since birth, where bleeding time is increased while platelets are 180,000, ठीक है, and 1,80,000 HB 11.5, what is this। तो इसमें अंडरलाइन कॉज क्या होगी, प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट होगा कि उसको मल्टीपल ब्रूजेस हो रहे हैं, प्लेटलेट्स उसके 180 हैं, प्लेटलेट्स कितने नॉर्मल होते हैं, कोई मुझे बता सकता है सीबीसी में। 250, 2 3। रेंज होती है ना 150 से अबव जो है वो 150 टू 450 तक की रेंज है, ठीक है, 450 केस तक, ठीक है। तो प्लेटलेट्स इतने नॉर्मल होते हैं तो वो 180 नॉर्मल रेंज में है, ठीक है। हीमोग्लोबिन भी तकरीबन उसकी नॉर्मल है, लेकिन उसको फिर भी ब्लीडिंग टाइम का बर्थ मसला आ रहा है, ब्लीडिंग टाइम उसका बढ़ा हुआ है और एपिस्टेक्सिस भी हो रहे हैं, ब्रूजेस भी हो रहे हैं, तो मतलब कि प्लेटलेट फंक्शंस में मसला है, ठीक है, प्लेटलेट की फंक्शन डिफेक्ट है कि क्लॉटिंग में मसला कर रहा है, ठीक है। बाकी नॉर्मल है, वो उसका लेवल नॉर्मल है, ठीक है। अगर नॉर्मल में लेवल में फर्क होता है तो फिर हम इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक पिनोपर्परा की तरफ देखते कि वो तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये एमसीक्यूज बड़े ध्यान से पढ़ना मतलब जी। एग्रीगेशन में मैडम, मतलब एग्रीगेशन में मसला है, मतलब प्लेटलेट्स की हाँ, जो है। एग्रीगेशन में मसला है ना, इसलिए उसका फंक्शन डिफेक्ट है, ठीक है जी। Question number 47. Patient presented with a jaundice, bilirubin 6, direct bilirubin 0.9, retic count 10, ALT 17, ALP 75, HB 7, Coombs test positive। तो Coombs test मैंने बताया ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमियाज में, हेमोलिटिक एनीमियाज में पॉजिटिव होता है। 58. A patient having the bleeding tendency and diagnosis as von Willebrand disease, among which of the following is। तो वॉन विलीब्रेंड डिजीज का हमेशा याद रखना है कि वॉन विलीब्रेंड डिजीज प्लेटलेट अडहियंस में फर्क करता है, क्योंकि ये वॉन विली ब्लेंड फैक्टर प्लेटेट को अडहियर करना होता है इसने एंडोथेलियम के साथ ना, अडहियर में फर्क करता है। दूसरा, वॉन विली ब्रेंड के अंदर हमारे पास ब्लीडिंग टाइम और एपीटीटी दोनों रेस्ड होते हैं, लेकिन जो हीमोफीलिया होता है जिसमें हीमोफीलिया A B and C हम पढ़ते हैं 8 9 11 के साथ डिसलोकेशन जिसमें हम पढ़े होते हैं, तो हीमोफीलिया में सिर्फ एपीटीटी रेज्ड होता है, ठीक है। और वॉन विलिब्रेंड में ब्लीडिंग टाइम और एपीटीटी दोनों रेज्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आईटीपी में हम पहले, आईटीपी में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम होते हैं, ब्लीडिंग टाइम ज्यादा होता है और हाइपर जो है वो प्लेजिया मेगाकैरियोसाइट्स का होता है।
इसके अलावा डीआईसी में मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, पीटी एपीटीटी और ब्लीडिंग टाइम दोनों बढ़ेंगे और एफडीपीज भी बढ़ आ जाएंगे, बर्थ सेल्स भी आ जाएंगे और क्या होगा, प्लेटलेट काउंट कम होंगे। ठीक है। 49 एंटीसीरा एग्लूटिनेट्स विद ए एंड डी एंड प्लाज्मा हैज बी एंटीबॉडी। व्हाट इज द ब्लड ग्रुप? तो ये बी ए पॉजिटिव है। ठीक है। ए के अंदर हमने पढ़ा था एंटी बी एंटीबॉडीज होती है, राइट। एक तो ये पढ़ा, दूसरा हमने ये याद रखना है कि जहाँ जो भी ब्लड ग्रुप एग्लूटिनेट करेगा एंटीसीरा के साथ, ए अगर एग्लूटिनेट कर रहा है, डी भी कर रहा है, तो ये ए पॉजिटिव है, डी जो है वो पॉजिटिव को शो कर रहा है। ठीक है यहाँ पे, और ए जो है वो ए है। जो भी ब्लड ग्रुप एग्लूटिनेट करेगा वही होगा। अगर यहाँ पे लिखा हो कि एंटीसीरा एग्लूटिनेट्स विद बी एंड डी, द प्लाज्मा हैज एंटी ए एंटीबॉडीज, तो फिर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बी पॉजिटिव। बी बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये एमसीक्यूज आपने इस तरह सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 50, अ 14-year-old boy came from the Balochistan with a painful leg ulcers on the leg and mild jaundice. What is the probable cause to sickle cell anemia? तो सिकल सेल एनीमिया में याद रखना है, एक तो ये बलूचिस्तान की हिस्ट्री बहुत दफा देगा। ठीक है, ये आपके पास आएगा बलूचिस्तान लिखा हुआ। दूसरा, सिकल सेल एनीमिया में मल्टीपल जो है वो हमारे पास क्राइसिस होते हैं, तो उसके एक क्राइसिस में हमारे पास क्या होता है, थ्रोम्बोटिक क्राइसिस या वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस भी होते हैं, जिसमें पेनफुल अल्सर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है सिकल सेल एनीमिया में। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, वॉन विली ब्रांड प्रेजेंट विद ब्लीडिंग, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ वॉन विली ब्रांड डिजीज इफ नो फैक्टर 8 इज अवेलेबल? तो वॉन विली ब्रांड में आपने क्या करना है, क्रायोप्रेसिपिटेट देने हैं, और फैक्टर 8 में भी क्रायोप्रेसिपिटेट से देने होते हैं। ठीक है, वो वॉन विली ब्रांड फैक्टर 8 के साथ ही काउंट किया जाता है। ठीक है, और जो फैक्टर 9 है उसके अंदर एफ एफ पीज देने होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर 8 एंड 13 में इसमें लिखा हुआ है कि क्रायोस देने हैं आपने, लेकिन जो फैक्टर 9 है उसमें एफ एफ पीज देने होते हैं। 52, a girl with a swollen tender knee, history of excessive bleeding after teeth extraction, what is the suitable test for diagnosis of that? तो अब आपने याद रखना है कि हीमोफीलिया और वॉन विली ब्रांड में और क्या डिफरेंस है। हीमोफीलिया के अंदर जो है ये मेल्स के अंदर प्रेजेंटेशन ज्यादा आती है। ठीक है, क्योंकि ये हमने किसमें पढ़ा था, हीमोफीलिया ए एंड डी हमने पढ़ा था ना, एक्स लिंक में। एक्स लिंक डोमिनेंट था कि एक्स लिंक रिसेसिव था? रिसेसिव। जी रिसेसिव। तो हीमोफीलिया की प्रेजेंटेशन लड़कों में आती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव लड़कों में शो कर रहा होता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया की प्रेजेंटेशन लड़कों में आती है, ये याद रखना है। फिर वॉन विली ब्रांड डिजीज की प्रेजेंटेशन लड़कियों में आ रही होती है। फिर हीमोफीलिया के साथ क्या आता है कि हीमोफीलिया के अंदर कोलेस्ट्रोल के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं नीज में, जॉइंट्स में। ठीक है, एक तो वो आ जाता है हीमोफीलिया में। फिर उसके बाद ब्लीडिंग होती है हीमोफीलिया में। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम ब्लीडिंग टाइम देखेंगे ताकि हमें पता चले कि वॉन विली ब्रांड डिजीज में ब्लीडिंग टाइम बढ़ता है, तो अगर ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ है तो उसको वॉन विली ब्रांड डिजीज होगी। ठीक है, तो इसमें ये हम देखेंगे। 53, पेशेंट विद HB 5 ग्राम पर डेसीलीटर इन लार्ज स्प्लीन एंड रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है। तो आपको पता है कि थैलेसीमिया मेजर्स के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, जिसकी वजह से इन लार्ज स्प्लीन भी होती है और हीमोग्लोबिन भी कमी होती है उनकी। 54, एंटीकोगुलेंट रिलीज इन ब्लड बाय मास्ट सेल्स, तो मास्ट सेल्स से याद रखना है हेपरिन रिलीज होता है। ठीक है, हेपरिन और हिस्टामिन दोनों रिलीज होते हैं मास्ट सेल से। लेकिन एंटीकोगुलेंट की अगर वो बात पूछेगा तो फिर हिस्टामिन इज द एंटीकोगुलेंट और नॉट हिस्टामिन? जी, हिस्टामिन एंटीकोगुलेंट है। नो मैम। वो है। ओके ओके, तो इसमें एंटीकोगुलेंट क्या बचता है, हेपेरिन ही बचा। तो मास्ट सेल्स दोनों प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर एंटीकोगुलेंट को पूछेगा तो हेपेरिन होगा। क्वेश्चन नंबर 55, टोटल हेमाटोक्रिट इन इन्फेंट 54, ये बस ऐसे ही याद कर ले। 56, ब्लड क्लॉट कंसिस्ट ऑफ फिब्रिन्स होते हैं, और जब ब्लड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, जब क्लॉटिंग नहीं होगी, जैसे डीआईसी में एफटीपीज हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। 57, अ बॉय विद अनइवेंटफुल टूथ एक्सट्रैक्शन प्रेजेंटेड विद द वेरी नेक्स्ट डे। अच्छा, अब इस एमसीक्यूज में आपने याद रखना है, जब भी वो बोले कि वेरी नेक्स्ट डे आ रहा है ब्लीडिंग के साथ, तो जो उसमें ड्रग उसने दी होगी ना डॉक्टर ने, उसका इफेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, फौरन फौरन जो इफेक्ट आ रहा है।
ठीक है। जो फॉरन इफेक्ट आएगा वेरी नेक्स्ट डे वो एंटी कोगुलेंट ड्रग इफेक्ट आएगा, ठीक है, एंटी कोगुलेंट इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर वो बात करेगा लड़कों में ही और कुछ अर्से बाद बात करेगा तो वो हीमोफीलिया आएगा। और अगर लड़कियों में बात करेगा तो क्या आएगा ब्लीडिंग में? हीमोफीलिया का ऑपोजिट लड़कियों में क्या है? हाँ, वॉन विलेबल डिजीज, ठीक है, तो वो उसमें आ जाएगा। फैक्ट 58 मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक, ये दोबारा से आ गया फैक्टर 5 लिडेन म्यूटेशन, ठीक है। 60 59 रिपीट है, आयरन की स्टोरेज फॉर्म पूछी हुई है। 60 एमसीवी मीन्स नॉर्मल इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एक्यूट ब्लड लॉस फॉर 2 days में क्या होता है? नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है। और क्रोनिक में माइक्रोसिटिक माइक्रोक्रोमिक एनीमिया होता है। 61 6 year old boy with a swollen tender knee, history of severe bleeding, tooth extraction, best test of diagnosis क्या होगा? फैक्टर 8 माइनर से। क्यों? क्योंकि हीमोफीलिया में क्या होता है, कौन से डिपॉजिट्स होते हैं? हीमोफीलिया में कौन से डिपॉजिट्स हैं? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट इन द जॉइंट्स, तो उसकी वजह से फैक्टर 8 माइनर एसे इसको हम चेक करेंगे। तो हीमोफीलिया के अंदर हमारे पास होता भी फैक्टर 8 माइनर एसे है, तो वॉन विली ब्लेंड में क्या होगा, फैक्टर 8 माइनर या मेजर एसे? बताइए कुछ इस बारे में। तो याद रखना है कि हीमोफीलिया की जब भी बात करेगा तो फैक्टर 8 माइनर एसे की बात करेगा, और वॉन विली ब्लेंड में फैक्टर 8 मेजर एसे की बात करेगा। यस, यस डॉक्टर मरियम, वेरी गुड। 62 25-year-old lady who is 6 months pregnant complain of generalized weakness, lethargy, HB उसकी 9.8 है, MCV 58 है, MCV कम है, MCH भी कम है, सीरम फेरेटिन लेवल पर 150 है। तो सीरम फेरेटिन लेवल हमने दो जगह अब नॉर्मल पढ़ लिया, जिसमें एमसीवी लो के साथ और फेरेटिन नॉर्मल होगा तो थैलेसीमिया होगा। अगर आयरन भी नॉर्मल होगा या आयरन ज्यादा होगा और फेरेटिन नॉर्मल होगा तो क्या होगा? आयरन ज्यादा होगा और फेरेटिन नॉर्मल होगा तो क्या होगा? फाइब्रोसिस। सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया। और अगर सिड्रोप्लास्ट। और फेरेटिन नॉर्मल होगा तो थैलेसीमिया ट्रेट होगी। और अगर लो एमसीवी और लो फेरेटिन लेवल हमेशा याद रखना कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ है, ठीक है। 63 रिपीट है, हॉजकिन लिम्फोमा में 1530 की हम पहले कर चुके हैं। जी डॉक्टर नेमोना, वेरी गुड। 64 an old man who was being treated by the GP for infection with a certain drugs come to you with a complaint of generalized weakness, pallor, easy bruising, HP5 है, डिक्रीज आरपीसी डब्ल्यूपीसी प्लेटलेट, रेटिक काउंट 0.1, बोन टैप, हाइपोसेलुलर बोन मेरो विद फ्यू सेल्स। तो याद क्या करना है, हाइपोसेलुलर में मैंने क्या पढ़ाया था, ए प्लास्टिक एनीमिया के साथ है, ठीक है, तो ए प्लास्टिक एनीमिया आ जाएगा। 65 व्हाट इज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफीलिया ए? तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये भी रिपीट है। 66 यस, ए प्लास्टिक। ओ नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज विद ए बी पॉजिटिव, तो ओ नेगेटिव जो को जब ए बी पॉजिटिव दे देंगे तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन यूरिया ड्यू टू hemolysis, right? तो ये याद रखना है। 67 a 9 month old baby fell from the bed and got frontal ecchymosis, his HB is 5, platelets 1,80,000, two sisters are normal, लेकिन brother में died for the profuse bleeding after circumcision, which is the most appropriate test to rule out the cause? तो हमने coagulation profile देखनी है पीटी एंड एपीटीटी के लिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है जब भी एक तो बात करें, भाइयों की बात करें, ठीक है, ब्रदर्स में हीमोफीलिया होता है, ठीक है, लड़कों में हीमोफीलिया होता है। दूसरा सर्कमसिजन हमको पता है कि लड़कों में की जाती है, तो उसमें जब भी सर्कमसिजन की बात करेगा, ब्लीडिंग आफ्टर द सर्कमसिजन, तो मोस्ट लाइकली हीमोफीलिया की तरफ ही आपने जाना है, ठीक है। और हीमोफीलिया में हम कोagulation प्रोफाइल देखते हैं और एपीटीटी वो हमारे पास जो है वो उसमें रेज्ड आता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, सिस्टर नॉर्मल होंगी ना, क्योंकि हीमोफीलिया आपको पता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो उसमें जो है वो लड़कियां जो है वो नॉर्मल होती हैं और जो मेल होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पता है, तो जब भी सिस्टर्स नॉर्मल आएगा और मेल में आएगा अफेक्टेड, तो उसका मतलब ये कि हीमोफीलिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम अगला एमसीक्यूज कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 68 पे थे हम। 51-year-old man complains of lethargy, tiredness and pruritus, and the pruritus is worsen after he takes a hot shower, ठीक है। तो मुझे बताएगा ये एक्वाजेनिक प्रूराइटिस मैंने किस में बताया था? Polycythemia rubra. रोटावेरा।
Cobra वगैरह, ये वही एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 69, अ पेशेंट इज हैविंग द ब्लीडिंग प्रॉब्लम, लैब शो पीटी 14 सेकंड, एपीटीटी 60 सेकंड, प्रोलॉन्ग्ड है, और ब्लीडिंग टाइम 6 मिनट्स है, ठीक है। एंड डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे, तो जब भी एपीटीटी हमारे पास ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे, एंड पीटी इज इंक्रीज इन द extrinsic pathway. Question number 70, yes exactly, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज आईएनआर रेशो हम हमेशा वारफरीन के लिए ओरल, मैंने बताया ओरल एंटीकोगुलेंट हमेशा याद रखना कि जो ओरल एंटीकोगुलेंट है वो हमारे पास कौन सा है, दैट इज द ओनली वारफरीन इज द ओरल एंटीकोगुलेंट फॉर्म में, और जो हेपरिन है वो ओरल और इंजेक्टेबल दोनों फॉर्म में। तो इसलिए वो याद रखना है कि वारफरीन के लिए हम आईएनआर करते हैं, ओरली वारफरीन दी जाती है, और हेपरिन नॉर्मली आईवी दी जाती है। 71, a patient presented with epistaxis, excessive bleeding and increased bleeding time. This is due to which of the following? तो डिक्रीज प्लेटलेट काउंट की वजह से उसको एपिस्टेक्सिस भी हो रही है, ब्लीडिंग टाइम भी उसका बढ़ गया और ब्लीडिंग भी। बाकी आपको पता है कि ना कोलिजन से ऐसे होता है ना कैल्शियम से होता है, तो प्लेटलेट्स इज एसोसिएटेड विद दिस। ओके, थैंक यू। डॉक्टर मासूमा ने ये हमारे साथ एक निमोनिक भी शेयर कर दिया कि पीटी एक्सटेंसिक होता है कि टेनिस इज played outside and APTT intrinsic tennis is placed inside। ठीक है, ओके थैंक यू। APTT है तो टेबल टेनिस इज प्लेड इनसाइड, और पीटी से टेनिस इज प्लेड आउटसाइड। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, उसके बाद 72 ये रिपीट है दोबारा से, ठीक है, ये पास का निमोनिक मैं आपको बता चुकी हूँ। और 73 में है क्रॉनिक इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, ये भी हम कर चुके हैं कि हीमोग्लोबिन यूरिया, हमारे पास हीमोग्लोबिन इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है। फिर उसके बाद 74, एन एल्डरली लेडी टेकिंग रिमोटाइड आर्थराइटिस ड्रग प्रेजेंट्स विद वीकनेस एंड मलेज, हेरेटिक काउंट देयर 0.1, HB9, WBC 2/10, and platelets is 2/10.9, bone marrow is hypercellular। तो हाइपरसेलुलर बोन मैरो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है रिगार्डिंग लिम्फोसाइट ट्रू इज व्हाट, तो लिम्फोसाइट आपको पता है कि कैंसर फाइटिंग सेल्स होते हैं ना, ठीक है। बी एंड टी सेल्स, लिम्फोसाइट जो हमारे पास लिम्फोइड लेने जाता है उसमें कैंसर फाइटिंग सेल्स होते हैं, और एनके सेल्स क्या होते हैं, एनके सेल्स का हम पढ़ चुके हैं ना, तो वो क्या होते हैं, माइलाइड लीनेज वाले या लिम्फोइड लीनेज वाले, किलर, हाँ वायरस, लिम्फोइड लीनेज वाले, तो इसलिए जो कैंसर फाइटिंग सेल्स होते हैं वो हमारे पास लिम्फोसाइट्स और इस फॉर्म में आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76, अ फीमेल पेल लेथार्जिक डू नॉट टेक एनी एंटीनेटल केयर ड्यूरिंग डिलीवरी, तो हमेशा याद रखना है डिलीवरी के फौरन बाद, वेरी गुड, यस नेचुरल किलर लिम्फोइड, वेरी गुड। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि जब भी डिलीवरी होगी उसके बाद विटामिन के का इंजेक्शन इसीलिए लगाया जाता है ताकि ब्लीडिंग ना हो बच्चों को, ठीक है। विटामिन के साथ कौन कौन से सोचे गए, 2, 7, 9, 10 एंड प्रोटीन सी एंड एस, ठीक है। तो विटामिन के इसलिए लगाया जाता है ताकि ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स विटामिन के साथ होते हैं इसलिए। अच्छा, फिर उसके बाद 77, डायग्नोस्टिक फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज व्हाट, सीरम फेरेटिन। अगर यहाँ पे सीरम फेरेटिन डिक्रीज लिखा हुआ आएगा तो उसको प्रेफर करना है ऑलवेज ओवर द सिंपल सीरम फेरेटिन, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर मैम 70, जी मैम ये एमसीक्यूज नंबर 76 जो डबल ए का सेकेंड एडिशन है, उसमें उसने आयरन ऑप्शन लगाया हुआ है, तो इसको क्या फिर विटामिन के कर दें? थर्ड में भी आयरन ही लगा होता है। एक मिनट, हाँ थर्ड में भी आयरन है। अच्छा, ये मेरे से, मैं एक मिनट, फीमेल पेल लेथार्जिक है, डू नॉट टेक एनी एंटीनेटल केयर ड्यूरिंग डिलीवरी, शी ब्लीड हैविली। अच्छा, एंटीनेटल केयर का, हाँ लास्ट एडिशन में भी एंटीनेटल केयर आयरन के साथ ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना थोड़ा सा, अच्छा इसमें एंटीनेटल केयर के साथ वो डिस्कस कर रही है कि उसने एंटीनेटल केयर में नहीं लिया, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंटी उसको एंटीनेटल केयर में अगर वो पूछ रही है तो फिर तो आयरन होगी, और पोस्ट नेटल में हमारे पास विटामिन के लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ब्लीडिंग के लिए होता है, ठीक है। तो ये सीपीएसपी, अब ये देखें मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई इसमें, मेरी तरफ से भी हो गया इसमें, क्या कि सीपीएसपी क्या करता है कि विटामिन के पोस्ट डिलीवरी लगाता है ना, लेकिन हाँ डेफिशिएंटी आयरन, तो उसके अंदर
अच्छा, तो इसमें ये है कि विटामिन के पोस्ट नेटली हम लगाते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। और अगर वो डेफिशिएंट पूछ रहा है या न्यूट्रिएंट का पूछा है जो उसने एंटीनेटल नहीं लिया, तो हाँ ये ट्रिकी वन था, थोड़ा सा मेजर भी कंफ्यूज हो गया इसमें, सॉरी फॉर दैट। तो ये है कि जब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ड्यूरिंग द एंटीनेटल केयर वो पूछ रहा है तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी है, और अगर पोस्ट नेटली लगाना है तो विटामिन के लगाना है, ठीक है। तो वेरी गुड, जिसने भी मुझे बता दिया तो इसका ये जो है ना वो था, तो उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब समझ आ गया कि वो एंटीनेटल बात करते करते उसने बात उसकी कर दिया और ब्लीडिंग के साथ हिस्ट्री वैसे दे दी है, ठीक है। हाँ, सीपीएसपी ऐसे ही स्टंट्स करता रहता है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78, सॉरी 10 ईयर। हाँ, तो फिर करेक्ट वन इसमें यही है, अभी आयरन ही है, क्योंकि उसने डेफिशिएंट पूछा हुआ न्यूट्रिएंट, ठीक है, तो उसमें आयरन डेफिशिएंट होगा। और अगर पोस्टनेटली के साथ डिस्कस करेगा तो फिर उसमें विटामिन के है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 78, 10 ईयर ओल्ड बॉय पेल एंड लेथार्जिक, हर मदर एलाबोरेट हिस्ट्री ऑफ ईटिंग एंड पाइका के साथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। 79, इन हेमोस्टेसिस द वर्ड गेन इज फॉर एक्सेजरेटिंग ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ये मल्टीपल टाइम एमसीक्यूज आता है, और इसको यही है कि जो हीमोस्टेसिस में वर्ड गेन का मतलब यही होता है कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म की एग्जेजरेशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल की तरफ जा रहा होता है। 80 और 81 रिपीट है। 82, has repeated girl has repeated admission for the joint pain abdomen pain, her mother is the pathan and has beta thalassemia trait, her father has beta thalassemia trait, her MCHC decreased, diagnosis is what। तो अब इसमें देखें, मैंने पहले क्या बोला था कि एक तो बलोचिस्तान से हमने सिकल सेल एनीमिया किया था ना, बलोचिस्तान का आएगा, और अल्सर्स के साथ मैंने आपको बोला था कि उसमें वेजोक्लूटिव वेट उसकी फॉर्म होती है जिसमें अल्सर्स आ जाते हैं। दूसरा, अब इसमें क्या है कि मदर उसकी पठान है जिसमें बीटा थैलेसीमिया ट्रेट आ रहा है, और फादर क्या है, बलोची है, ठीक है, दोनों तरफ से आ रहा है, तो सिकल थैलेसीमिया सिंड्रोम इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिकल थैलेसीमिया सिंड्रोम आ जाएगा, थैलेसीमिया मदर से आ जाएगा, और बलोची होने की वजह से और जॉइंट और अब्डोमिनल पेन के साथ सिकल सेल एनीमिया का उधर से भी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर जो है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करता है। क्वेश्चन नंबर 84, लिथार्जी, जनरलाइज्ड वीकनेस, इजी विजिबिलिटी, फीवर, प्लेटलेट काउंट 30,000, टीएलसी 3400, रेटी काउंट 0.1 इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम व्हाट, ए प्लास्टिक एनीमिया। तो ए प्लास्टिक एनीमिया में आपने ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे ल्यूकीमिया होता तो क्या हम ल्यूकीमिया की तरफ जाते। जी जी जी, क्या क्वेश्चन है। अच्छा, वो ये होता है कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होती है ना, तो उससे ऑक्सीडेटिव जो जी, सॉरी किसी का कोई क्वेश्चन है, तो उसमें जो है ना वो नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से जो है वो ऑक्सीडेटिव जो हार्मिंग इफेक्ट होता है ना वो आ रहा होता है, ठीक है, जो हार्मिंग इफेक्ट है उसकी वजह से जो है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमियास की तरफ जाता है। इसको मैं फर्दर भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्रुप में कोई बच्चा ना इसको ये टास्क आज ले ले, ठीक है, तो ये शेयर करे ग्रुप में, तो आप में से ना कौन शेयर करेगा इसको, खुद कोई वॉलंटियर करना चाहता है कि खुद कोई बता दे कि मैं शेयर करूंगा इसके पीछे पूरा सारा जो भी बनना चलता है। तो आप लोग वो उसमें अनाउंसमेंट वाले में तो कर सकते हैं ना, अनाउंसमेंट वाले में आप लोग ऐड है, अनाउंसमेंट वाले में ऐड है ना। ये जिसने पूछा है डबल ए ने, ये एक दफा आप ही ग्रुप में जो है ना, ये जो आपने वाई का क्वेश्चन किया ना, ये आप शेयर करें। ये जो डबल ए कोई है स्टूडेंट, उन्होंने पूछा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कैसे करता है, ठीक है, तो ये आपने ही ग्रुप में शेयर करना है, और ग्रुप है वो अनाउंसमेंट वाले में शेयर कर दें, ठीक है, वो मैं डॉक्टर निम्रा से कहती हूँ कि अनाउंसमेंट वाले ग्रुप के दोबारा से लिंक शेयर कर देंगी ग्रुप, ठीक है। तो अगर आप दूसरे ग्रुप में नहीं शेयर कर सकते
तो अनाउंसमेंट वालों में शेयर कर दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, ठीक है, डबल ए, आर यू देयर? ठीक है, ओके। ओके, वेरी गुड। ठीक है, ताकि सारे बच्चों को भी समझ आ जाए और आपको भी समझ आए। 84 में हम पढ़े थे ए प्लास्टिक एनीमिया के साथ, और इसमें मैंने कहा लुकीमियाज नहीं आएंगे। किसी ने मुझे जवाब भी नहीं दिया कि लुकीमियाज क्यों नहीं हो सकता। एक तो लुकीमिया ऑप्शन में नहीं है, दूसरा, ठीक है, मैम दूसरा इसमें और सेल काउंट दिख रही है। जी, ठीक है, मैम रेटिकल। इसमें और सेल काउंट दिख रही हाँ, है। ऑल सेल काउंट डिक्रीज हो रहा है, वेरी गुड। 85 इन ल्यूकीमिया इन्वॉल्वमेंट जो है वो 80% होती है, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम जॉन्डिस के अंदर हमेशा याद रखना है कि पीटी टाइम अगर हीमोफीलिया में नहीं होता है, कोलिस्टेसिस में नहीं होता, जॉन्डिस में हम चेक करते हैं, ठीक है। जो जॉन्डिस के अंदर हमारे पास ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हमने चेक करने होते हैं। तो 87 विच ब्लड ग्रुप इज ट्रांसफ्यूज सक्सेसफुली विदाउट रिएक्शन कैन बी ओ नेगेटिव टू ए नेगेटिव, क्योंकि ओ डोनर है, टू ए नेगेटिव में वो इजीली चला जाएगा। 82 हाउ टू डिफरेंशिएट सेल्स इन द माइलोसिटिक स्टेज, तो स्ट्रेनिंग ऑफ द ग्रेन्यूल से हम डिफरेंशिएट करते हैं और हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल CD34 लेते हैं। 91 आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ग्लोसाइटिस किलाइटिस आर द फीचर्स ऑफ प्लमर विंसन, और प्लमर विंसन मेल में होता है कि फीमेल्स में होता है? प्लमर विंसन का पता ना क्या होता है? फीमेल्स में होता है, ठीक है। अच्छा, बाकी अगला 92 जिसके अंदर स्प्लीनेक्टमी की बात की है, तो हमेशा याद रखना है जब भी स्प्लीनेक्टमी होगी तो कौन सी बॉडीज मिलेंगी? होवल जोवल बॉडीज, ठीक है। होवल जोवल बॉडीज आपको किस में मिलेंगी? स्प्लीनेक्टमी में। और बेसोफिलिक स्टिफनिंग किस में मिलेंगी? ये भी कोई आज ग्रुप में शेयर करेगा बेसोफिलिक स्टिफनिंग का ना, ठीक है। बेसोफिलिक स्टिफनिंग शेयर करेगा कि सिट्रोब्लास्टिक में मिलेगी, या फिर लेड पॉइजनिंग में मिलेगी, या फिर किस और में, किस में मिलेगी, ठीक है। तो ये कोई ग्रुप में आज शेयर करेगा कि बेसोफिलिक स्टिफनिंग हमें किस में मिलेगी, ठीक है। अच्छा, फिर 93 a patient presented with the low grade fever, night sweats in large cervical lymph node, lacunar cells with the few reed stomach cells seen, which type is seen? तो फ्यू जो होते हैं वो नोड्यूलर होते हैं, मोस्ट कॉमन नोड्यूलर होती है। जो लिम्फोसिटिक रिच होती है, लिम्फोसाइट उसमें रिच होंगे तो इम्यूनिटी ज्यादा होगी, इम्यूनिटी ज्यादा होगी तो प्रोग्नोसिस अच्छी होगी। जब लिम्फोसाइट डिप्लीटेड होंगे तो प्रोग्नोसिस पुअर होगी, ठीक है। तो ये याद रखना है। और इसके अलावा 94 MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर द ब्लड क्लॉट रिडक्शन? तो याद रखना है प्लेटलेट में होता है थ्रोम्बोस्थेनिन। थ्रोम्बोस्थेनिन जो प्लेटलेट के अंदर होता है वो ब्लड क्लॉट रिट्रैक्शन के लिए होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉट रिट्रैक्शन के लिए होता है थ्रोम्बोस्थेनिन इन द प्लेटलेट्स। और अगर ऑप्शन में प्लेटलेट्स की जगह थ्रोम्बोस्थेनिन लिखा होगा तो हम थ्रोम्बोस्थेनिन को प्रेफर करेंगे ओवर द प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 95 पॉलीसाइथीमिया वेरा इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उसमें क्या होता है? एरिथ्रोपोइटिन लो होता है, और बाकी सब में एरिथ्रोपोइटिन लेवल क्या होता है? एरिथ्रोपोइटिन लेवल ज्यादा होता ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 96 सेल लीस्ट अबंडेंट इन सर्कुलेटिंग ब्लड, तो लीस्ट अबंडेंट कौन से हैं? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेसोफिल्स। 97 मदर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बेबी बट टू अ बेबी विद ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, फादर इज ओ नेगेटिव, व्हाट बी द चांस ऑफ इम्यूनिटिक रिएक्शन? कोई चांस नहीं होगा रिट्रोब्लास्टोसिस का, क्योंकि मदर को क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, और बच्चों को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। 98 विच फैक्टर हेल्प इनिशिएशन ऑफ ग्रोथ, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक? तो मैंने ये आपको पहले बताया था कि फैक्टर कौन सा होता है जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों को कन्वर्ज कर रहा होता है? है। 10। फैक्टर 10 और स्टॉर्ट फैक्टर, ठीक है। तो कैल्शियम फैक्टर होता है। और 99 हॉलमार्क ऑफ विटामिन बी डेफिशिएंसी इज हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अरे अच्छा, अभी कैल्शियम 100 फैक्टर ठीक 4 नहीं है। होता? जी, किसी का कोई सवाल था? अच्छा, अब कोई सवाल है तो वो पूछ लें, क्योंकि अब ये